जिंदगी में दो तरह के दोस्त हमेशा होने चाहिए। एक कृष्ण जैसे जो एक भी लड़ाई ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, और दूसरा कर्ण जैसे कि हार पक्की हो फिर भी दोस्त का साथ न छोड़े। मैं अविनाश एक बार फिर से एएसपी क्लासेस में आप सभी का प्यार भरा अभिनंदन करता हूं, और डायग्राम देख करके आप समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जियोग्राफी का। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया था, मैं सौरमंडल पढ़ाने वाला था, लेकिन स्टूडेंट्स की डिमांड इस तरह से आई कि नहीं सर, पहले हम लोग अर्थ के बारे में, जियोग्राफी के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग सौरमंडल के बारे में जानेंगे। इट्स ओके, पहले ये पढ़ लो फिर बाद में वो पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ना तो है। और मैं प्रॉमिस करता हूँ हर चीज़ पढ़ाऊँगा, बारीक से बारीक चीज़ बताऊँगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आपकी एक प्यारी सी स्माइल वाली गिफ्ट मुझे दे दीजिए, और ताकि मैं जल्दी से जल्दी इसको शुरू कर सकूँ और आप लोगों को आपके इंतज़ार के बाद और ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। खैर, मैं आज बात करने वाला हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में। इससे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। जिस किसी ने भी अभी तक ये मेरा ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है, पहले वो जा कर के प्लेलिस्ट में देख ले, उसके बाद ही ये वीडियो देखें, तब उनको ज़्यादा समझ में आएगा। खैर, अभी हम लोग ये देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या है हमारा। आज का टॉपिक है हमारी पृथ्वी, आवर अर्थ। और जिस पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं वो कुछ इस तरह का है, और हम लोग इसके ऊपर रहते हैं। लेकिन क्या हम सब लोग शुरुआत से, यानी कि जब से ये अर्थ बनी है, जब से हम लोगों को नॉलेज हुआ है, हम लोगों ने जानना शुरू किया है, तो क्या एक ही बार में ऐसा जानते हैं कि ऐसी ही अर्थ थी, हम लोग इसके ऊपर ही रहते हैं? तो नहीं। कहानी शुरू होती है उन दिनों से जब शुरुआती दौर में ये माना जाता था कि अर्थ गोल नहीं बल्कि अर्थ एक प्लेट जैसी, तस्तरी जैसी, तवे जैसी फ्लैट थी। मैं बात कर रहा हूं लगभग 140 बीसी, यानी कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, क्लॉडियस टॉलमी पहले ऐसे इंसान जिन्होंने पहली बार अर्थ को कोरिलेट किया था हमारे अर्थ के बाहर की चीज़ों के साथ, और वहीं से खगोल विज्ञान की शुरुआत हुई, एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत हुई। और उस वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि उनके द्वारा जो माना गया था कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी मतलब अर्थ, जो अर्थ है वो अर्थ जियोसेंट्रिक, क्या है, जियोसेंट्रिक का मतलब भी मैंने पिछले कक्षा में बताया था कि जियो का अर्थ होता है पृथ्वी यूनानी भाषा में, सेंट्रिक मतलब सेंटर में, पृथ्वी ही सेंटर में है। यह थ्योरी दिया था क्लॉडियस टॉलमी ने, और इनका मानना था कि पृथ्वी कैसी है, तो फ्लैट है। लेकिन समय बीतता गया और मैंने पिछले ही वीडियो में सब कुछ बताया है, आप लोग जरूर देखें, आपको बहुत मजा आएगा। तो पिछले वीडियो में ही मैंने ये कहा था कि फिर हीलियोसेंट्रिक आया, कॉपरनिकस ने कहा कि नहीं, अर्थ जो है वो सेंटर में नहीं बल्कि सन जो है वो सेंटर में है। लेकिन बाद में पता चला कि सन तो केवल सौरमंडल के सेंटर में है, ब्रह्मांड का तो कोई अंत ही नहीं है, अंतहीन ब्रह्मांड है। तो सौरमंडल के फादर के रूप में हम लोगों ने कॉपरनिकस को देखा। फिर केपलर आए, केपलर ने बताया कि कोई भी ग्रह किस आधार पर, किस नियम के आधार पर सूर्य की परिक्रमा करता है, और हमें यह भी पता चला कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के साथ साथ अपनी जगह पर घूर्णन भी करता है। यानी कि किसी भी ग्रह की दो गतियां होती है, एक घूर्णन गति, एक परिक्रमण गति। घूर्णन मीन्स रोटेशन, परिक्रमण मीन्स रिवॉल्यूशन। तो इससे पहले कि मैं ये रोटेशन और रिवॉल्यूशन के ऊपर बात करूं, सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेट यानी कि अर्थ। IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ 24 अगस्त 2006 उस दिन एक नई परिभाषा तय की गई ग्रहों की। बोला सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों को ही केवल ग्रह नहीं कहेंगे। उस दिन ये परिभाषा तय हुई कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड तो ग्रह होंगे ही, लेकिन उनकी कक्षा
निश्चित होनी चाहिए, उनकी औसत गति निश्चित होनी चाहिए, आकार में गोल होना चाहिए और उसका गुरुत्वाकर्षण इतना कम से कम हो कि उसके आसपास के क्षेत्र में जितने खगोलीय पिंड होंगे छोटे बड़े वह उसमें आकर के चिपक जाए और बाहर का जो वातावरण यानी आसपास का जो क्षेत्र होगा वो वीरान होगा, मतलब कचरा नहीं होगा उसमें। तो और ये भी मापदंड तय हुआ कि उसकी अपनी एक नियत कक्षा होगी, निश्चित कक्षा होगी जो किसी और की कक्षा में इंटरफेयर नहीं करेगा। और यही कारण था कि प्लूटो जो कि 2 बार नेपच्यून की कक्षा को काट रहा था, उसे ग्रह की मान्यता से समाप्त कर दिया गया था 24 अगस्त 2006 को। खैर, हम लोग आज बात करने वाले हैं हमारी पृथ्वी के ऊपर। हमारी पृथ्वी जो कि आज हम लोग जानते हैं कि परफेक्ट स्फेयर यानी कि गोलाकार है, लगभग नारंगी के जैसा। लेकिन क्या शुरुआत से ऐसा माना गया? तो नहीं। सबसे पहले पृथ्वी फ्लैट मानी गई। मैंने अभी जस्ट कहा क्लॉडियस टॉल्मी जिन्होंने पृथ्वी को फ्लैट माना। लेकिन पहली बार पृथ्वी को गोल मानने का श्रेय वो जाता है पाइथागोरस को। पाइथागोरस का नाम हम सभी ने 9th-10th की क्लास में ज्योमेट्री में जरूर सुना होगा। उसमें हम लोगों ने देखा था L² + B² = H², लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर जोड़ कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर, ऐसा हम लोगों ने देखा था पाइथागोरस थ्योरम में। इन्होंने ही सबसे पहली बार बताया अर्थ स्फेयर है, फ्लैट नहीं है। लेकिन समय बीतता गया, कुछ समय के बाद जेम्पसन ने यह बताया कि पृथ्वी जो है वो कुछ नाशपाती जैसा गोल है। किसने बताया? जेम्पसन ने क्या बताया? पृथ्वी पियर, जस्ट लाइक पियर एक फल होता है, आप लोगों ने जरूर खाया होगा। तो जेम्पसन ने क्या बतलाया कि पृथ्वी का आकार नाशपाती जैसा होता है। लेकिन समय और आगे बीतता गया और उसके बाद हमें ये पता चला कि नहीं, पृथ्वी जो है वो नारंगी समान गोल है। और ये बताया था अरस्तु का नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा और मैंने ये सभी बातों पर डिटेल में एनालिसिस किया है पिछली कक्षा में, और आप लोग पिछली वीडियो को ज़रूर देखें। तो अरस्तु के बाद सर आइजक न्यूटन ने इसे अपने थ्योरम से प्रूफ भी कर दिया कि पृथ्वी का आकार जो है वो क्या है? वो नारंगी जैसा है। नारंगी जैसा मतलब जस्ट लाइक ऑरेंज। और क्या होगा? ये ऊपर और नीचे से हल्का दबा हुआ होगा, चिपटा होगा, कुछ इस तरह से। मैंने इसको 3D डायग्राम के रूप में बनाने का कोशिश किया है, समझ में आ जाएगा तो फिर मैं इसको सिंपल डायग्राम में बना करके समझा दूंगा कि आखिर वो आड़ी तिरछी रेखाएं क्या है और क्या अर्थ पर ऐसी रेखाएं वास्तव में दिखाई देती हैं। अगर ये खींची गई है तो क्यों खींची गई है, इसका क्या यूजेज है, ये सब हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं कि पृथ्वी की जो आकृति है वो कैसी है। तो पृथ्वी की जो आकृति है, मैं इसको मिटा देता हूँ। पृथ्वी की जो आकृति है उसे कहा गया है लध्वक्ष गोलाभ। आप सब लोग नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि मैं ये तो बीच का चीज है, मैं मिटा दूंगा। तो लध्वक्ष गोलाभ क्या चीज है? पृथ्वी की आकृति कैसी है? लध्वक्ष गोलाभ। इसे भूआभ की आकृति भी कहते हैं, इसे भूआभ भी कहते हैं, लध्वक्ष गोलाभ या भूआभ जैसी आकृति। और इसे अंग्रेजी में ऑबलेट स्फेरॉइड कहते हैं। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑबलेट स्फेरॉइड, ऑबलेट स्फेरॉइड कहते हैं। अर्थात नारंगी समान गोल, पूरा गोल नहीं होगा। अब जब ये आकृति हमारे सामने आ गई है तो वो कुछ इस तरह की दिखेगी। अब इस तरह की आकृति दिखेगी तो हमारी पृथ्वी के बारे में और भी बहुत कुछ जान लेते हैं। ये कितनी बड़ी है? पृथ्वी, हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, पृथ्वी उसमें से 5वां बड़ा ग्रह है। पृथ्वी उसमें से 5वां बड़ा ग्रह है। मतलब सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है और फिर 5वें नंबर पे हमारा अर्थ आता है, हमारी पृथ्वी आती है।
और सूर्य से अगर दूरी के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले बुध है यानी कि मरकरी है, फिर शुक्र है अर्थात वीनस है, और तीसरे स्थान पर हमारी पृथ्वी आती है। यानी सूर्य से दूरी के अनुसार हमारी पृथ्वी तीसरे नंबर पे है और आकार के अनुसार हमारी पृथ्वी 5वें नंबर पर है। हमारे पड़ोसी ग्रह के रूप में अगर देखा जाए तो हमारे एक तरफ तो शुक्र है यानी वीनस और दूसरी तरफ मंगल है अर्थात मार्स। तो इस तरह से दो पड़ोसी ग्रह भी हैं हमारे। अब कोई भी ग्रह दो तरह की गति करता है, एक तो अपने अक्ष पर यानी एक्सिस पर लट्टू के जैसा घूमता है, और दूसरा वह सूर्य के चारों तरफ एक वृत्ताकार यानी कि दीर्घ वृत्ताकार यानी कि आप कह सकते हो अंडाकार पथ पर, एलिप्टिकल पाथ पर चक्कर मारती है। कोई भी ग्रह मारता है। तो ग्रह की दो गतियां, एक घूर्णन जिसे रोटेशन लट्टू जैसा घूमना कहते हैं, परिक्रमण अर्थात रिवॉल्यूशन जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, इसे हम लोग कह सकते हैं किसी भी चीज के चारों ओर घूमना। अब किसी भी ग्रह का एक घूर्णन उस ग्रह के लिए एक दिन कहलाता है। जैसे बुध को अपने धुरी पर अगर घूमने में अगर 176 दिन लग गए पृथ्वी के बराबर में, तो उसका एक दिन 176 दिन के बराबर माना जाएगा। लेकिन यदि उसे सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 88 दिन के बराबर समय लगा तो उसका एक वर्ष 88 दिन का माना जाएगा। मतलब जितने समय में कोई ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर लेगा उसे एक वर्ष माना जाएगा, जितने समय में एक घूर्णन पूरा कर लेगा उसे एक दिन माना जाएगा। इसीलिए घूर्णन को दैनिक गति भी कहते हैं और परिक्रमण को वार्षिक गति यानी कि साल में एक बार होने वाली गति भी कहते हैं। घूर्णन गति के कारण किसी भी ग्रह पर दिन और रात होते हैं। घूर्णन गति के कारण किसी भी ग्रह पर दिन और रात होते हैं, जबकि परिक्रमण के कारण किसी भी ग्रह पर, खास करके हमारी पृथ्वी पर, ऋतु परिवर्तन होता है। अब ऋतु परिवर्तन के लिए दो चीजें जिम्मेदार होती हैं। एक तो इसका सूर्य के चारों ओर एलिप्टिकल पाथ पर घूमना, जिस क्रम में कभी वह सूर्य से नजदीक होता है और कभी वह सूर्य से दूर होता है। इसके ऊपर एक कंप्लीट डायग्राम मैं बनाऊंगा अगली क्लास में और जरूर बताऊंगा कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस तरह से कब कब कैसे कैसे होता है। कब वह सूर्य से नजदीक होता है तब क्या सिचुएशन होती है, सूर्य से कब वह दूर होती है तब क्या सिचुएशन होती है, विषुव क्या होते हैं, ये सब चीज हम लोग देखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग जान लेते हैं कि घूर्णन और परिक्रमण इस दोनों के कारण, एक के कारण दिन रात, दूसरे के कारण ऋतु परिवर्तन संभव है। ऋतु परिवर्तन के लिए एक चीज और जिम्मेदार होता है, वो होता है किसी भी अक्षीय झुकाव। मैंने लिखा हुआ है कि अक्षीय झुकाव यानी कि एक्सियल टिल्ट, वह अपने अक्ष पर वह कितना झुका हुआ है। तो हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री अपने जगह पर यानी अपने एक्सिस पर टिल्ट है यानी कि झुकी हुई है। तो हमारे पृथ्वी के लिए ऋतु परिवर्तन का दो मूल कारण हो गया, एक तो उसका रिवॉल्यूशन सूर्य के चारों ओर घूमने वाली गति, और दूसरा उसके अपने जगह पर यानी अक्ष पर उसका एक्सियल टिल्ट यानी अक्षीय झुकाव जो कि 23.5 डिग्री होता है। अब हम लोग अगली कक्षा में जरूर पढ़ेंगे कि ये ऋतु परिवर्तन किस तरह से होता है। आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो टॉपिक है हमारे पृथ्वी के बारे में सब चीज जानना, खास करके हमारी पृथ्वी पर जो ये रेखाएं खींची गई है ये क्या होती है, और उसको एक सिंपल फॉर्म में भी मैं करके जरूर दिखाऊंगा। फिलहाल कुछ चीजें और जान लेते हैं कि हमारे पृथ्वी का आयतन कितना होता है, वॉल्यूम, वह होता है 1.08321 इंटू 10⁻12 क्यूबिक किलोमीटर यानी कि घन किलोमीटर। और इसका जो क्षेत्रफल है, कंप्लीट क्षेत्रफल, टोटल एरिया, वो क्या है, वो है आपको इतना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि लगभग 51 करोड़ 66,100 वर्ग किलोमीटर। अब मैं ये कह दूं कि इसका सिर्फ स्थलीय भाग का क्षेत्रफल, चूंकि हमारे पृथ्वी पर मतलब 4 भाग में से 3 भाग तो पानी ही है और एक भाग में ही अगर स्थल है, तो स्थलीय भाग का क्षेत्रफल लगभग 14.89 करोड़ वर्ग किलोमीटर है।
जबकि औसत तापमान यानी कि एवरेज टेम्परेचर हमारी पृथ्वी का 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो डेंसिटी यानी हमारे पृथ्वी का जो घनत्व है, जिसको हम लोग मास बाय वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन, वो किसी भी ग्रह की कठोरता को बताएगा। तो हमारी पृथ्वी कितनी कठोर है, तो जितने भी ग्रह हैं 8 में से सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा अगर घनत्व यानी कि कठोरता अगर है तो हमारी पृथ्वी की ही है। तो इसकी घनत्व यानी कि डेंसिटी कितनी है, तो लगभग 5.5 की, 5.5 की ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर की। ठीक है, तो अभी हम लोग एक चीज, दो चीज देख लिए। अब हम लोगों ने अभी जस्ट देखा कि पृथ्वी की जो आकृति है वो क्या है, वो है लध्वक्ष गोलाब। हमारी पृथ्वी की आकृति कैसी है, तो लध्वक्ष गोलाब, ऑब्लेट स्फेरॉइड। ऑब्लेट स्फेरॉइड है तो इसका मतलब इसका ये जो बीच का हिस्सा है वो थोड़ा ज्यादा फैला हुआ होगा, और जो ये ऊपर और नीचे का हिस्सा होगा वो थोड़ा चिपटा होगा, कम फैला हुआ होगा। अब कोई भी गोला है तो गोल चीज है, तो गोल चीज में तो रेडियस होगी ही होगी। अगर गोल चीज है तो उसकी त्रिज्या होगी ही होगी, उसकी परिधि होगी ही होगी। तो हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं कि हमारी पृथ्वी की त्रिज्या के बारे में सबसे पहले करीब करीब सही आकलन करने वाले कौन थे, तो वो थे एराटोस्थनीज। मैंने पिछली कक्षा में भी बोला था एराटोस्थनीज, इसलिए इन्हें फिजिकल ज्योग्राफी का भी फादर कहा जाता है, मैंने पिछली कक्षा में भी कहा था। तो एराटोस्थनीज ने क्या बताया हमें, तो एराटोस्थनीज ने कहा था कि पृथ्वी की जो मतलब इन्होंने तो कहा था कि पृथ्वी यानी ज्योग्राफी शब्द का नाम ज्योग्राफी इन्होंने ही रखा। इन्होंने कहा कि पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो लगभग जो है वो 6400 किलोमीटर है। लगभग 6400 किलोमीटर का मतलब अगर मैं इसको एक बॉल मान लूं और उसमें एक रॉड अंदर डाल दूं जो कि सेंटर तक जा रहा हो, तो उस सेंटर तक के रॉड की लंबाई 6400 किलोमीटर होगी। हालांकि आज के डेट में इसका एक्यूरेट कैलकुलेशन कि पृथ्वी का व्यास वो है 12,756 किलोमीटर। लेकिन हम लोगों ने अभी जस्ट देखा कि ऊपर और नीचे से चिपटा है, तो अगर मैं ये रॉड यहां से घुसाऊं और यहां से निकालूं तो इसकी लंबाई इसके तुलना में कम होगी। तो सवाल उठता है कितनी कम होगी, ये लगभग 43 किलोमीटर कम होगी, और ये होगी 12,713 किलोमीटर। यानी कि इस दोनों ही ये दोनों ही डायमीटर है। एक को हम लोग विषुवतीय व्यास इक्वेटरल डायमीटर कहेंगे, और दूसरा ध्रुवीय व्यास पोलर डायमीटर कहेंगे। क्यों कहेंगे अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। हर चीज का नाम ज्योग्राफी में किसी न किसी कारण से ही रखा गया है। तो अगर मैं ये कहूं कि मैं अगर कोई रॉड यहां से घुसाऊं और नीचे से निकाल लूं तो इसके अंदर में जितनी लंबाई रहेगी उस रॉड की कुल लंबाई कितनी होगी, 12,713 किलोमीटर। यानी कि इसको आप कह सकते हो इक्वेटरल डायमीटर, पोलर डायमीटर ध्रुवीय व्यास, और इसको क्या कहोगे, इक्वेटरल डायमीटर विषुवतीय व्यास। आपको ये दो आंकड़े याद रखने, और इस दोनों में अंतर कितने का आता है, तो 43 किलोमीटर का अंतर है, ये भी याद रखना। यानी कि इक्वेटरल डायमीटर माइनस पोलर डायमीटर अगर करते हैं तो हमारा कितना आना चाहिए, 43 किलोमीटर आना चाहिए। एलडीसी ने भी पूछा है पहले भी, तो आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों व्यास का अंतर क्या होगा, 43 किलोमीटर होगा। ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन ये समझना हमें कि बहुत सारी रेखाओं, या जिन्हें कभी कभी आप वृत्त के नाम से भी जानते हो, जैसे आपने नाम जरूर सुना होगा विषुवत रेखा, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा। तो ये अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त भी नाम सुना होगा। ये क्या होता है और इसे वृत्त क्यों कहते हैं? तो पहली बात कि अगर हम उसी किसी हमारे अर्थ को ग्लोब के रूप में देखें, यानी कि इस रूप में देखें, 3 डायमेंशनल पिक्चर में देखें, तो ये रेखाएं गोल यानी सर्कल के रूप में बनती हुई दिखाई दे रही है। इसीलिए इन रेखाओं को वृत्त भी कहा जा सकता है। और अगर हम इसे 2 डायमेंशनल पिक्चर में यानी किसी फ्लैट नक्शे के रूप में अगर दिखाएं तो यही रेखाएं हमें सीधी सीधी दिखाई पड़ती हैं, यही वृत्त हमें सीधा सीधा दिखाई पड़ता है। तो उस समय पर हम इसे क्या कह सकते हैं, तो रेखा भी बोल सकते हैं। इसलिए अंतर स्पष्ट है कि अगर हम ग्लोब पर स्टडी करेंगे तो उसे वृत्त बोलेंगे, और अगर नक्शे पर स्टडी करेंगे तो हम उसे
रेखा बोलेंगे। अब हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि पृथ्वी पर जो ये काल्पनिक रेखाएं हैं वो कैसी हैं। तो पहली बात तो हमारी पृथ्वी पर बहुत सारी काल्पनिक रेखाएं यानी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करवाई गई हैं, जिससे हमें पृथ्वी के किसी भी जगह को सही और एक्यूरेट लोकेट करने में आसानी होती है। जैसे कई बार आपने अपने मोबाइल पे भी या नक्शे पर भी नोट करते हुए देखा होगा, जिसमें किसी भी जगह को डिग्री, मिनट और सेकंड में डिनोट किया जाता है। तो पहले आप अक्षांश, देशांतर और सभी रेखाओं के बारे में जान लोगे तो आपको वो समझने में आसानी होगी, क्योंकि आगे मैप सीरीज में भी मैं पढ़ाऊंगा। मैप सीरीज में भी बहुत सारी बातें आएंगी जो इसके बगैर असंभव है जानना, समझना। तो आप लोग पहले से अच्छे से समझ लोगे, ठीक है। तो मैं एकदम स्लो बताऊंगा, एकदम कोई भारी भरकम बात नहीं करूंगा, जिससे कुछ भी आपके दिमाग पर ओवरलोड आए, कुछ भी समझने में दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में डालो। मैं अगले वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपके सभी प्रॉब्लम को अपने तरफ से सॉल्व कर दूं। खैर, उम्मीद करता हूं मैंने बहुत मेहनत से ये तस्वीर बनाई है। आप अपने स्माइल वाली गिफ्ट भेजते रहोगे तो मैं और मोटिवेटेड रहूँगा और अच्छी अच्छी तस्वीर बना के पढ़ाऊँगा। खैर, मैं अगर आपको बोलूं कि एक ऐसी रेखा या एक ऐसा वृत्त, मैं यहां पर देखूं तो वृत्त और यहां पर खींचूंगा तो रेखा, एक ऐसी वृत्त जो इस पूरे पृथ्वी को दो बराबर बराबर भागों में बांट दे, इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर दे, तो ऐसी ही रेखा को हम लोग विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहेंगे। मैं इसको एक प्लेन नक्शे पर करके दिखाऊंगा, फिर आपको यहां से कोरिलेट कर दूंगा, तब ज्यादा समझोगे। तो मैं आपको थोड़ी देर के लिए, पहले मैं इसको मिटा देता हूं। अब आप इसको समझना ध्यान से। एक ऐसी रेखा पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई, पश्चिम से पूरब। अब कहोगे पश्चिम किस तरफ, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पश्चिम होगा, राइट हैंड साइड पूरब होगा, अपर साइड उत्तर होगा, नॉर्थ होगा, और नीचे आपका साउथ यानी कि दक्षिण होगा। तो पश्चिम से पूरब की ओर, आप ध्यान देना मेरी परिभाषा पर, मैंने क्या कहा, पृथ्वी पर या ग्लोब पर खींची, पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई ऐसी काल्पनिक रेखा जो पूरे पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दे, या खींची गई ऐसी काल्पनिक वृत्त, अगर वृत्त बोलोगे तो यहाँ कि पृथ्वी, ऐसी वृत्त जो कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में, यानी कि अगर ये एक बॉल है तो ये आधा बॉल ऊपर और आधा बॉल नीचे हो जाए, दो बराबर भागों में बांट दे, तो इसे ही हम लोग क्या बुलाते हैं, विषुवत रेखा बुलाते हैं। इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, विषुवत रेखा। चूंकि इसने पृथ्वी को दो भागों में बांटा है, अर्थात पृथ्वी के बीच में है, तो विषुवत रेखा को ही हम लोग भूमध्य, भू मतलब पृथ्वी, मध्य मतलब बीच में, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और चूंकि ये बीच का हिस्सा है तो सबसे फूला हुआ हिस्सा होगा, तो यहां पर खींची गई जो रेखा या वृत्त होगी वह पूरे अर्थ पर खींची गई सभी वृत्तों में सबसे बड़ी होगी, यानी कि ये वाली जो होगी वृत्त वो सबसे बड़ी होगी, और यह वृत्त ही कहलाएगा विषुवत वृत्त रेखा, या इसको आप विषुवत वृत्त। अब चूंकि सबसे बड़ी होगी तो इसे महान वृत्त, ग्रेट सर्कल के नाम से भी जाना जाएगा। इसे क्या नाम से जाना जाएगा, तो महान वृत्त या ग्रेट सर्कल के नाम से भी जाना जाएगा। अब इस भूमध्य रेखा की कुल लंबाई क्या होगी, या ये कह सकते हो कि विषुवतीय परिधि, परिधि मतलब सरकमफेरेंस, मतलब अगर यहां से यहां तक अंदर में कोई त्रिज्या है और ये कोई वृत्त है कुछ इस तरह से चारों तरफ से, और ये त्रिज्या है, तो ये त्रिज्या लगभग क्या थी, 6400 किलोमीटर थी। और इसे आर मानते हुए यदि इसे आर मानते हुए यदि हम इस परिधि यानी सरकमफेरेंस को निकालें तो वह होगी पूरे विषुवत रेखा की कुल लंबाई। तो अगर मैं कहूं कि विषुवत रेखा की कुल लंबाई कितनी होगी, तो आप 6400 बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, वो तो पृथ्वी की त्रिज्या है। विषुवत रेखा की कुल लंबाई क्या होगी, उसे हम लोग विषुवतीय परिधि कहेंगे, इक्वेटरल एक्सिस कहेंगे, इक्वेटरल सरकमफेरेंस भी कहेंगे, और इसकी कुल लंबाई 2 पाई आर हम लोगों ने पढ़ा है ना,
मैथ में 2 पाई आर सरकमफेरेंस बराबर पढ़ा था। तो ये विषुवतीय परिधि कितनी आएगी, 2 इंटू पाई इंटू जो आर 6400 था 6400, वो डालने के बाद अगर एक्यूरेट कैलकुलेशन किया जाए तो कितना आता है, 40,076 किलोमीटर। तो विषुवतीय परिधि इसकी कितनी होगी, 40,076 किलोमीटर। आप लोग ध्यान रखना, ये विषुवत रेखा की कुल लंबाई होगी। लेकिन अगर पृथ्वी की त्रिज्या बोली जाए, आर बोली जाए, आर रेडियस ऑफ अर्थ अगर मैं बोलूं तो वो 6400 किलोमीटर ही माना जाएगा। लगभग, ये लगभग है, एक्यूरेट नहीं है, ये लगभग है, 6370 90 के आसपास ही है, तो ये लगभग है 6400 किलोमीटर। अब ये परिधि अगर हमने देखा, ये चारों तरफ से अगर देखा तो वो तो निकल गया 40,076। लेकिन अगर ये परिधि मैं यहां से निकालूं, यहां से ऐसे करके, यानी कि ये वाली परिधि, यानी इसको कहते हैं ध्रुवीय, यानी कि पोलर एक्सिस के बारे में अगर बात करूं तो जाहिर सी बात है इससे कम आएगा। तो अगर इसकी बात करूं तो इसकी कुल लंबाई होगी पोलर डायमीटर की, अगेन 2 पाई आर करेंगे, और उसकी त्रिज्या उसके हिसाब से 43 किलोमीटर कम थी, तो इसके हिसाब से उसकी रेडियस भी कम होगी। तो उसके हिसाब से निकाला जाए तो 40,008 किलोमीटर केवल होगी। तो अभी हम लोगों ने दो चीज़ देखा, एक चीज़ देखा विषुवतीय परिधि और दूसरा देखा ध्रुवीय परिधि, यानी कि एक बोला इक्वेटरल एक्सिस और दूसरा क्या बोला पोलर एक्सिस, इसकी अलग अलग लंबाई होगी। अब हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए यहाँ से तुरंत में ये कर लें तो ज़्यादा मज़ा आ जाएगा कि अब सभी रेखाओं को अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं। अगेन अगर आप ग्लोब पे पढ़ोगे तो उन्हें वृत्त पढ़ोगे, जैसा कि आप बगल वाली तस्वीर में देख रहे हो। अब देखो, मैं कहता हूँ कि एक ऐसी रेखा, विषुवत रेखा, जो कि पश्चिम से पूरब की ओर, यानी कि इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन की ओर खींची गई है, इस रेखा की कुल लंबाई जिसकी 40,076 किलोमीटर थी पूरा इंटायर सर्कल में, मैं कह दूं इसी रेखा के ऊपर के हिस्से को उत्तरी गोलार्ध, क्या बोलेंगे इसको, उत्तरी गोलार्ध, इसको कहेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और इसके नीचे के हिस्से को क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध, इसको क्या कहेंगे, साउदर्न। हेमिस्फेयर, साउदर्न हेमिस्फेयर, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। यानी कि पृथ्वी के दो बराबर हिस्से होंगे, एक ऊपर का हिस्सा, एक नीचे का हिस्सा। उसी तरह से अगर हम इस ऊपर वाले हिस्से को यहां से हम मिलाएं तो भी पृथ्वी दो बराबर भागों में बटेगी। इस रेखा के इस तरफ का हिस्सा जो कहलाएगा वो कहलाएगा पूर्वी गोलार्ध, और इस रेखा के इस तरफ का हिस्सा कहलाएगा पश्चिमी गोलार्ध, यानी कि ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर। यानी कि इस तरह से अगर हम लोग अब ये बात करें कि इस वाले हिस्से को क्या कहेंगे, इस वाले हिस्से को तो हम कहेंगे इस रेखा के ऊपर है तो ये नॉर्थ है, इस रेखा के इस तरफ है यानी कि दाहिनी ओर है तो ये ईस्ट है, तो ये हिस्सा कहलाएगा नॉर्थ ईस्ट, और इसके इस तरफ कहलाएगा नॉर्थ वेस्ट, इसके इस तरफ कहलाएगा साउथ वेस्ट, और इसके इस तरफ का कहलाएगा साउथ ईस्ट। इस तरह से ग्लोब पर या नक्शे पर डायरेक्शन का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। ऊपर का हिस्सा इसको कहेंगे उत्तर पूर्व का हिस्सा, इसे कहेंगे उत्तर पश्चिम का हिस्सा, इसको कहेंगे दक्षिण पश्चिम का हिस्सा, इसको कहेंगे दक्षिण पूर्व का हिस्सा। तो चार हिस्से हो गए। तो अब हम लोग सीधे सीधे ऑन द पॉइंट आ जाए। उम्मीद करता हूं आप सब लोग इसे पॉइंट वाइज पॉज करके जरूर लिख रहे होंगे, अगर नहीं लिखा है तो प्लीज लिख लो, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब मैं एक सिंपल सा डायग्राम खींच देता हूं। एक तो मैंने विषुवत रेखा खींच दिया, विषुवत रेखा खींचने, थोड़ा टेढ़ा हो गया भाई, पोलियो मत होना, हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत टेढ़ा होगा तो माइंड मत करना। तो एक तो विषुवत रेखा हो गई, इसी विषुवत रेखा के समांतर,
इसी विषुवत रेखा के समांतर अर्थात पैरेलल। पैरेलल किसको कहते हैं? ऐसी रेखाएं जो आपस में कभी भी ना मिलती हो, उसे क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस बोलते हैं। ऐसी रेखाएं जो आपस में कभी भी ना मिलती हो उन्हें पैरेलल लाइंस कहते हैं। तो इसी विषुवत रेखा के समांतर बहुत सारी रेखाएं दोनों गोलार्धों में, उत्तर में भी और दक्षिण में भी खींची गई हैं। किस डायरेक्शन में? पश्चिम से पूरब के डायरेक्शन में, यानी कि फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। इन समांतर रेखाओं को ही अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। इन समांतर रेखाओं को क्या कहा जाता है? अक्षांश। देखो मेरे साथ धीरे धीरे दोहराओगे तो आपको याद रखने में आसानी होगी। अगर मैं जिस वक्त बोल रहा हूँ क्या कहते हैं तो आप लोग भी मेरे साथ बोला करो कि हाँ सर ये अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, ये डायग्राम तैयार है। तो विषुवत रेखा जो बीच वाली रेखा थी, मैं इसको थोड़ा सा मोटा कर देता हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये मोटी वाली लाइन क्लियर अलग से दिख रही होगी। ठीक है, तो विषुवत रेखा जो कि इस बीच वाली लाइन थी, बीच वाली लाइन है। अब इसके उत्तर में भी और इसके दक्षिण में भी बहुत सारी पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई है। इन पैरेलल लाइंस को ही अक्षांश रेखा या लैटिट्यूड्स कहते हैं। मैं आपको ये उम्मीद करता हूँ आपने ये अच्छे से लिख लिया होगा। मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि मैं और सारी बातों को अच्छे से लिख के समझा सकूँ और आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। आप चाहो तो साथ साथ में ये डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो। देखो अब मैंने सबसे पहले क्या बोला? विषुवत रेखा। तो मैं यहां लिख देता हूं विषुवत रेखा। या भूमध्य रेखा या महान रेखा, महान वृत्त, अंग्रेजी में से इक्वेटर। इक्वेटर लाइन या सर्कल भी कहते हैं। ठीक है, ये किस ओर से किस ओर खींची गई है? तो पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई है। अब अगर मैं ये कहूं कि इसके समांतर खींची गई बहुत सारी रेखाओं को क्या कहेंगे? तो नंबर 2 पे आ जाएगा हमारा अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा, इन्हें ही हम लोग लैटिट्यूड्स बुलाते हैं। लैटिट्यूड्स बुलाते हैं, अक्षांश रेखाएं। तो अक्षांश रेखा किसको कहेंगे? विषुवत रेखा के समांतर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई सभी समांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाएंगी? अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। अब इनकी इतनी सारी रेखाएं तो नाम तो लिखना संभव नहीं होगा सबका, तो मैं स्टार्ट करता हूं विषुवत रेखा को 0 से स्टार्ट करते हुए। विषुवत रेखा को 0 से स्टार्ट करते हुए, अर्थात विषुवत रेखा को हम लोग 0 डिग्री भी कहेंगे। क्या कहेंगे? 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश। विषुवत रेखा को हम लोग क्या कह सकते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो विषुवत रेखा को 0 मानते हुए नॉर्थ में और साउथ में कुल 1, 2 एंड सो 90 रेखाएं खींची गई हैं। इन्हें कंटिन्यूअसली 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 90 डिग्री तक से डिनोट करेंगे। और चूंकि ये उत्तर में होगा तो इसे नॉर्थ, नॉर्थ और नॉर्थ से डिनोट करेंगे। और फिर 1, 2 एंड सो 90 डिग्री तक साउथ में भी होगा। यानी कि कुल 90 रेखाएं ऊपर, 90 रेखाएं नीचे, कुल 180 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं।
साथ में अगर मैं इस 0 नंबर को भी ऐड कर दूं तो कितनी हो जाएंगी, 90 ऊपर में, 90 नीचे में और प्लस में 1, तो कुल 181 लैटिट्यूड्स होंगे, जिसमें से सबसे बड़ी अक्षांश रेखा हमारी विषुवत रेखा ही होगी, इक्वेटर ही होगी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि अगर ऊपर वाले को नॉर्थ बोलेंगे तो क्या नीचे वाले को साउथ बोलेंगे, तो बिल्कुल 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ और इसी तरह से 90 डिग्री साउथ तक की रेखाएं होंगी। अब इन रेखाओं या इस वृत्त की लंबाई क्रमशः ध्रुव की ओर जाने पर घटती चली जाएगी, हालांकि इनके बीच की दूरी सदैव समान होगी। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा 1-1-1 यानी 111 किलोमीटर की होगी। दो अक्षांश यानी कि दो लगातार अक्षांश रेखा के बीच की दूरी कितनी होगी, तो 111 किलोमीटर की दूरी होगी। दो लगातार अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी, ये जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा क्या होगी, 111 किलोमीटर की होगी और सदैव ये समान होगी। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि दो अक्षांशों का बीच का भाग क्या कहलाएगा, जरूरी नहीं है कि वो दो लगातार अक्षांश हो सकता है वो 2 डिग्री और 20 डिग्री के बीच का भाग हो, वो 5 डिग्री और 70 डिग्री के बीच का भाग हो सकता है वो 23 डिग्री और नीचे वाले 23 डिग्री के बीच का भाग हो। कोई दो अक्षांश, क्या बोलेंगे, दो अक्षांश का बीच का भाग, वो क्या कहलाएगा, दो अक्षांश के बीच का भाग कहलाता है जोन। अंग्रेजी में इसे जोन बुलाते हैं और हिंदी में इसे कटिबंध बुलाएंगे। अगला चैप्टर में हम लोग इस जोन और कटिबंध को भी अच्छे से पढ़ेंगे कि ये जोन क्या होता है या कटिबंध क्या होता है। खैर फिलहाल हम लोग ये जान गए कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कभी नहीं बदलती, वो हमेशा 111 किलोमीटर के अंतराल पर होती है, जबकि कोई भी दो अक्षांश रेखा का बीच का हिस्सा हमेशा कटिबंध या जोन कहलाएगा। अब ये अच्छे से समझ गए हम लोग, तो कुछ अक्षांश रेखाओं को विशेष नाम भी दिया गया है और उसके नाम देने के पीछे कारण भी है। कारण मैं अगली कक्षा में सिखाऊंगा डायग्राम के साथ, लेकिन फिलहाल मैं बेसिक जानकारी ज़रूर दे दूंगा कि अगर मैं ये कहूं कि 1 2 3 करते करते कहीं तो ये 23 नंबर की रेखा होगी, कहीं तो ये 24 नंबर की रेखा होगी नॉर्थ वाली, मैं उधर वो लिखा हुआ है वो मैं मिटाते चला जाऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझाता चला जाऊं। आप लोग को जो एक बार लिख दूं, आप लोग अपने वीडियो को पॉज करके उसको उतार लिया करो ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगर मैं बोलता हूं 23 नंबर नॉर्थ कहीं ना कहीं होगी, 24 नंबर नॉर्थ कहीं ना कहीं होगी, तो इसके बीच से जो रेखा बीचों बीच से गुजर रही होगी उस रेखा को हम लोग 23.5 नंबर 23.5 नॉर्थ के नाम से जानेंगे। सेम चीज मैं अगर बोलूं कि साउथ में भी कहीं तो 23 नंबर होगा, कहीं तो 24 नंबर होगा साउथ में भी, तो अगर 23 नंबर 24 नंबर साउथ में भी होगा तो इसके बीच का जो हिस्सा होगा उसको हम लोग 23.5 नंबर का साउथ नंबर का रेखा अक्षांश रेखा कहेंगे। इसको कहेंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, इसे कहेंगे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। अब मैंने इस दोनों को ही क्यों लिखा, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री तो जरूर झुकी हुई है, लेकिन अपने कक्षा पर यानी कि ऑर्बिट पर, यानी कि जिस रास्ते से वह सन के चारों चक्कर मारता है वो कोई सीधा नहीं होता, वो 66.5 के एंगल पर ऐसे होता है। तो जो टिल्ट है वो ऑर्बिटल यानी कि ऑर्बिट पर जो जितना टिल्ट है यानी कि झुका हुआ है वो है 66.5 डिग्री, 23.5 डिग्री अपने कक्ष एक्सिस पर, जबकि यानी कि अक्ष पर, और जबकि अपने कक्ष पर कितना होगा तो 66.5 का होगा, ऊपर से ऐसे होते हुए ये तिरछा। तो
मैं आपको ये कह रहा था कि 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, और मैंने कहा कि 23.5 डिग्री अक्ष पर झुका हुआ 66.5। तो इस 23.5 और 66.5 के झुकाव के कारण सन के सामने से ये राउंड घूमता हुआ जब गुजरती है, मतलब हमारी पृथ्वी जब गुजरती है, तो उस दौरान क्या होता है कि सूर्य की किरण कभी डायरेक्ट सीध में यहाँ पड़ रही होती है, कभी यहाँ पड़ रही होती है, कभी यहाँ पड़ रही होती है, फिर कोई एक ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ के बाद ऊपर ना पड़ करके फिर वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगती है, फिर नीचे उतरते उतरते यहाँ तक आती है, एकदम यहाँ तक तो आएगी नहीं, फिर धीरे धीरे ये ऊपर जाने लगती है। यानी सन की लाइट का सीध में आने का क्रम बदलते रहता है, जो कि अगली क्लास में ऋतु परिवर्तन वाले टॉपिक पे डिटेल में समझाएंगे हम लोग। तो फिलहाल अभी ये जानते हैं कि सन का जो सीध है, यानी कि सन लाइट की जो सीध है, वो अधिकतम ऊपर में किसी एक जगह तक होगी, बॉर्डर कहीं ना कहीं होगा उसका जिसके ऊपर नहीं जाएगी, और नीचे भी कहीं ना कहीं बॉर्डर होगा जिसके नीचे नहीं जाएगी। अर्थात सन की लाइट सीध में 23.5 डिग्री, ये जो मैंने डॉटेड लाइन से बॉर्डर बनाया, 23.5 डिग्री नॉर्थ तक ऊपर ट्रेवल करेगी और 23.5 डिग्री साउथ तक नीचे ट्रेवल करेगी। मैंने प्रॉमिस किया तो अगले वीडियो में ज़रूर समझा के दिखाऊंगा कि कैसे। फिलहाल आपको ये करना है क्या कि 23.5 डिग्री नॉर्थ, जहां तक अधिकतम सूर्य की किरण सीध पड़ सकती है, उसको ही हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। कर्क रेखा, इसे अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कैंसर लाइन के नाम से भी जानते हैं। इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। और जाहिर सी बात है, अब आप समझ ही गए होंगे कि नीचे वाली जो रेखा है इसे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न के नाम से जानेंगे। यानी कि ऊपर वाले को कर्क रेखा, नीचे वाले को मकर रेखा के नाम से जानेंगे। अगर मैं पूछ दूं कि कर्क रेखा किसे कहेंगे, कहेंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ही हम लोग कर्क रेखा बुलाएंगे, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम लोग मकर रेखा बुलाएंगे। इस तरह से दोस्तों हम समझ सकते हैं कि एक तो विषुवत रेखा हुआ जिसे हम लोग इक्वेटर या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। विषुवत रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा, इक्वेटर हो गया। इसे 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी अक्षांश रेखा के नाम से भी जानेंगे। और धीरे धीरे करते करते एक समय ऐसा भी आएगा ऊपर जाने के क्रम में कि कहीं ना कहीं 66 नंबर, 66 और 67 नंबर की लाइन आएगी। इसके बीच से होकर गुजरने वाली रेखा जिसको हम लोग 66.5, मैं ऊपर वाला मिटा देता हूँ, 66.5 डिग्री नॉर्थ लाइन भी कहेंगे। और ठीक नीचे भी 66 और 67 नंबर की साउथ वाली लाइन होगी। इसके बीच में भी कहीं ना कहीं 66.5 अवेलेबल होगी। तो इस 66.5 नॉर्थ को ही हम लोग आर्कटिक रेखा, अंग्रेजी में भी आर्कटिक लाइन, आर्कटिक रेखा के नाम से जानते हैं। और नीचे वाले 66.5 साउथ को हम लोग अंटार्कटिक के नाम से जानते हैं। अंटार्कटिक के नाम से जानते हैं। यानी कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा आर्कटिक रेखा, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक रेखा के नाम से जानते हैं। अब ऊपर पे 90 डिग्री जो नॉर्थ होगा इसे हम लोग उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, और नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल के नाम से जानेंगे। इस तरह से कुछ अक्षांश रेखाएं ऐसी हैं जिनका नामकरण किया गया है। किस आधार पर, तो देख लो, एक तो 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, 23.5 डिग्री साउथ
मकर रेखा 66.5 डिग्री नॉर्थ, आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री साउथ, अंटार्कटिक रेखा 90 डिग्री नॉर्थ, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री साउथ, दक्षिणी ध्रुव। इस तरह से कुछ अक्षांश रेखाओं के विशेष नाम रखे गए हैं और आप लोगों को ये नाम अच्छे से याद रखने होंगे। अगर मैं ये कहूँ कि इन अक्षांश रेखाओं के अलावा क्या पृथ्वी पर और भी रेखाएं हैं, तो इसमें देखने के बाद आपको आइडिया लग रहा होगा कि कुछ ऐसी हॉरिजॉन्टल के साथ साथ कुछ वर्टिकल लाइंस भी आपको दिख रही होंगी। तो मैं कुछ वर्टिकल लाइंस के बारे में भी समझा दूं कि एक नॉर्थ टू साउथ मैंने मिला दिया। अब नॉर्थ टू साउथ मिला दिया, थोड़ा टेढ़ा हो गया लेकिन माइंड मत करना। तो अब मैं ये बोलता हूं कि इन रेखाओं में दोनों ही ध्रुवों को, अच्छा एक चीज कहना भूल गया था, जैसे ये मेरा ध्रुव हो गया तो जो आर्कटिक और अंटार्कटिक रेखा होगी इसको सम्मिलित रूप से सब पोलर लाइन भी कहते हैं, उपध्रुवीय रेखाएं भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक और आर्कटिक रेखा को क्या बुलाते हैं? सब पोलर लाइन या उपध्रुवीय रेखा। मैं यहां लिख देता हूं ताकि आप लोगों को नोट बनाने में दिक्कत ना हो। सब पोलर लाइन, उप ध्रुवीय रेखाएं, सब पोलर लाइंस उपध्रुवीय। क्या हो गया उसमें? 66.5 नॉर्थ भी आ गया, 66.5 साउथ भी आ गया। मैं ये उम्मीद करते जा रहा हूँ आप लोग इसको, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, इसको अच्छे से आप समझ रहे होंगे। अगर आप ये समझ गए तो मैं कुछ ऐसी रेखाओं के बारे में बात करूंगा जो हमेशा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को ही मिलाएंगे। जैसा कि 3 डायमेंशनल पिक्चर में भी आप देख रहे हो कि रेखाएं यहाँ से चल रही हैं और नीचे की ओर जा रही हैं। तो मैं कहता हूँ कुछ ऐसी रेखाएं जो कि हमेशा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को ही मिलाती हैं। कुछ इस तरह से मैं अगर इधर भी ड्रॉ कर दूं तो कुछ ऐसा ही दिखेगा। अब आपको ये समझ में आना शुरू हो गया होगा कि इस तस्वीर और इस तस्वीर में उसी का एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ठीक है, वो 3 डायमेंशनल जैसा दिख रहा होगा। अब इसको अच्छे से समझते हैं कि अगर कोई रेखा हमेशा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिला रही हो, अब इसको आप रेखा कह लो कि इस तरह से आप इसको वृत्त कह लो, तो मैं ये कह लूँ कि कोई रेखा अगर हमेशा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को ही हमेशा मिलाती रहे तो इन रेखाओं को ही हम लोग लॉन्गिट्यूड्स या देशांतर रेखाएं कहते हैं। इन रेखाओं को हम लोग क्या बुलाते हैं? लॉन्गिट्यूड्स या देशांतर रेखाएं। लॉन्गी या इसे हम लोग देशांतर रेखाएं बुलाते हैं। अब अगर ये कह दूं कि देशांतर रेखाओं की लंबाई क्या हर जगह समान होगी, तो नहीं। अब आप ये समझ लो, विषुवत रेखा पर ये दूरी अधिकतम होगी और जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ते जाएंगे ये दूरी आपस में कम होती चली जाएगी। यानी कि जैसे अगर हमने कहा था कि 2 अक्षांश रेखा की दूरी हमेशा समान होती है 111 111 111, लेकिन नहीं, अगर देखा जाए तो 2 देशांतर रेखा की दूरी कभी भी समान नहीं होगी। विषुवत रेखा पर इसकी दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। 2 देशांतर के बीच की, 2 लगातार देशांतर के बीच की दूरी कितनी होती है? 111.32। 111.32। हमेशा 2 लगातार देशांतर रेखा के बीच की दूरी क्या होगी? 111.32। 2 अक्षांश रेखा के बीच की दूरी को हम लोग के बीच के भाग को हम लोग कहते थे जोन या कटिबंध। लेकिन अगर कहा जाए कि 2 देशांतर के बीच का भाग क्या कहलाता है, तो वो गोरे कहलाता है। गोरे। 2 देशांतर का बीच का भाग क्या कहलाता है? गोरे। मैं कह दूंगा गोरे की लंबाई, अब देखो ये जरूरी है गोरे कोई 2 लगातार अक्षांश हो या देशांतर हो, ये गोरे जो होगा कोई भी 2 देशांतर के बीच का भाग कहलाएगा। तो मैं अगर ये बोल दूं कि विषुवत रेखा पर
विषुवत रेखा पर दो देशांतर की लगातार देशांतर के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 111.32। अगर मैं बोल दूं कि विषुवत रेखा की से ध्रुव की ओर बढ़ने पर गोरे की लंबाई में क्या परिवर्तन होगा, तो आपका दोगे गोरे की लंबाई घटती घटती पोल पर यानी ध्रुव पर जाते जाते क्या हो जाएगी? तो 0 हो जाएगी। अब इसकी संख्या कितनी है? तो पृथ्वी कैसी है? तो गोल है, तो गोल है यानी कि राउंड है, स्फेयर है, तो इसमें हर गोल है तो पूरे गोल का डिग्री अगर देखा जाए तो कुल 360 डिग्री होंगे, और हर एक डिग्री एंगल पर एक देशांतर गुजरा हो तो कुल देशांतरों की संख्या कितनी होगी? 360। ध्यान रखना, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होगी? 360। अब आप कहोगे सर वहाँ +0 कर दिए थे तो एक तो बढ़ गया था। नहीं, राउंड वाली चीज़ों में घड़ी में भी अगर राउंड होता है तो 12 बजे के बाद फिर वापस 11 बजता है, 11 के बाद फिर वापस 12 ही बजता है, और 12 दो बार बज नहीं गिन सकते तो 11 ही गिनते हैं। उसी तरह से चूंकि ये राउंड है तो हम लोग क्या करेंगे? हर एक डिग्री को एक एक गिनते हुए टोटल 360 डिग्री करेंगे। अब कहोगे सर 360 डिग्री समझ में आया, तो बीच वाली रेखा, इसे ही हम लोग प्रधान मध्याह्न रेखा बोलेंगे। अब इस प्रधान रेखा, जो बीच वाली रेखा के दो हिस्से होंगे, एक तो ये आगे का हिस्सा, एक ये पीछे का हिस्सा। जो आगे का हिस्सा होगा इसे हम लोग 0 नंबर से स्टार्ट करेंगे। आगे का जो हिस्सा होगा इसे हम लोग 0 नंबर से स्टार्ट करेंगे, और ये हो गया इसके इस तरफ ईस्ट, इसके इस तरफ वेस्ट, जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया था। तो इसके इस तरफ अगर ईस्ट है तो 1 2 3 4 5 एंड ऐसे करते करते इसके पीछे के हिस्से तक जाते जाते 180 तक होंगे, और उसी तरह से 1 2 3 4 वेस्ट जाते जाते इसके पीछे तक 180 होगी। तो 180 नंबर ईस्ट वाली रेखा हो या 180 नंबर वेस्ट वाली रेखा हो, वो दोनों एक ही लाइन होगी, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगी, इसलिए इसकी कुल संख्या 360 ही मानी जाएगी। अब जो 0 नंबर की जो लाइन है ये ब्रिटेन के लंदन के ग्रीनविच शहर वेधशाला से होकर के गुजरती है, इसीलिए इसे ऑब्जर्वेटरी होता है वेधशाला, तो ऑब्जर्वेटरी से होकर के गुजरने के कारण इसे GMT ग्रीनविच मीन टाइम भी कहा जाता है। और इसी रेखा को यानी कि 0 नंबर की जो देशांतर रेखा है इसे ही हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल टाइम लाइन भी कहते हैं, और इसी के आधार पर किसी भी देश के समय को निर्धारित किया जाता है। मैं आपको एक क्लास में ज़रूर समझाऊंगा कि तिथि का निर्धारण, समय का निर्धारण, डेट कैसे बनाया जाता है, निर्धारित किया जाता है, और समय कैसे निर्धारित किया जाता है, इसे मैं अलग से एक एंटायर वीडियो में कवर करूंगा। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि एक 0 नंबर की जो रेखा होगी उसे इंटरनेशनल टाइम लाइन, और जो 180 नंबर वाली रेखा होगी जो कि पीछे से गुजरी होगी उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जानेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि पृथ्वी की काल्पनिक रेखाएं क्या होती हैं, इसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को आ गई होगी। अगली क्लास में मैं इसके डिटेल्ड एनालिसिस पर जाऊंगा। डिटेल्ड एनालिसिस कैसा होगा वो आप ज़रूर देखना, इंतज़ार करना। तब तक अपना ख्याल रखना, सेफ रहना, और प्यारी सी स्माइल वाली गिफ्ट मेरे लिए तैयार रखना। जय हिंद मेरे दोस्तों।